हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत समय बाद आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज मैं आपके लिए एक बायो का टॉपिक लेके आया हूँ। उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आप जीवन में सफल हो असफल हो वो महत्वपूर्ण नहीं रखता। महत्वपूर्ण वो रखता है कि आपने पूर्ण लगन से मेहनत की और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट किया। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा बायो का एक चैप्टर, क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटजीज इन एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कौन सा? क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। उस चैप्टर का भी एक पार्ट हम कवर करेंगे आज, जो कि है एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। मतलब जो कि जूलॉजी में आता है, एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट हम वो कवर करेंगे आज। प्लांट ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है वो हम बाद में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारा एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए मैं आज कैसे पढ़ाऊँगा वो भी देख लीजिए। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ मैं। क्या? एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट्स। जी हाँ, तो आज मैं आपको उससे पढ़ाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में। क्या? देखिए, विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए फूड प्रोडक्शन में एनहेंसमेंट एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, जिसके लिए हमको प्लांट ब्रीडिंग भी करनी पड़ी और एनिमल हस्बेंड्री भी करनी पड़ी। एनिमल हस्बेंड्री में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ लेते हैं, टेक्निक्स यूज़ लेते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर हो गया, ईटी टेक्नोलॉजी हो गई, और जिसमें हम बहुत सारी फर्दर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। तो वही शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्ले अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक, वही जो मैंने आपको बताया, मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ईटी टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल इन फर्दर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ये तो हो गया स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में क्या था। वो जो इंट्रो है चैप्टर का, वो ये 3 लाइनें हैं। अब हम आज शुरू करेंगे एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या चीज़ होती है? लाइव स्टॉक वो चीज़, कोई भी लिविंग एनिमल जिसको हम अपनी नेसेसिटी के लिए ब्रीड करते हैं, जिससे हम यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ठीक, एनिमल हस्बेंड एच मतलब यहाँ पर क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द क्योर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइक लाइव स्टॉक में कौन कौन आ सकता है? जैसे हमें पता है, कोई भी लिविंग एनिमल जिससे हमको नेसेसिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अपने, जैसे काउ, जैसे कि हमारा, एक मिनट, काउस, बफलोज, पिग्स, हॉर्सेस, शीप, कैमल, गोट एट्सेट्रा, दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। चलिए, अब इसका एनिमल हस्बेंड्री का एक एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है। कौन सा? जिसमें हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, पिसीकल्चर, फिशरीज, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लेग कल्चर एट्सेट्रा। मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में क्या आ गया आपका? मुर्गी पालन। पिसीकल्चर में और फिशरीज में फिश का। एक्वाकल्चर में जितने भी फिशेस के साथ एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो। एपीकल्चर मतलब बीज का। सेरीकल्चर मतलब आपका जो क्या कहते हैं उसको, सिल्क वर्म की ब्रीडिंग। लेग कल्चर मतलब आपका हो गया लाख का कीड़ा, होता है एक, जिस उसको हम कल्चर करते हैं तो उसको कहते हैं लेग कल्चर। अब इन सब प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? मिल्क, मीट, वूल, एग, हनी एट्सेट्रा।
ठीक। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो जिस पे क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, ये हमारा इसको कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंट है, ये वाला। इसमें बताया क्या गया है कि इंडिया और चाइना को मिला के 70% से ज़्यादा जो लाइफ स्टॉक है वो इंडिया और चाइना प्रोड्यूस करती है, पर वर्ल्ड में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है फार्म प्रोडक्ट्स में? सिर्फ 25%। क्यों? क्योंकि टेक्निक्स की कमी है हमारे पास, टेक्नोलॉजीज़ की अप्लाई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और फिर यूसेज भी ज़्यादा है। तो वही, तो ये डेटा याद रखना आप। एस्टिमेटेड दैट more than 70% world livestock population found in India and China, but surprisingly note that contribution to the world is only 25%, that is productivity per unit is very low। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, productivity per unit, ठीक। Therefore, in addition to conventional practices, the animal breeding and care, new technologies also have to be applied, improvement in quality and productivity। ये हो गई हमारी किसकी? एनिमल हस्बेंड्री की बात। अब हम आते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। पहली बात तो 3 वर्ड है ये, तोड़ो। डेयरी फार्म मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना। फार्म प्रोडक्ट्स मतलब, फार्म मतलब खेती बाड़ी, और डेयरी मतलब गाय भैंस दूध वगैरह से रिलेटेड, ठीक। तो इसमें हम क्या देखते हैं? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। DFM का मतलब है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। In dairy farm management, we deal with the processes and system that increase yield and improve quality of milk, ठीक। अब मिल्क यील्ड जो है प्राइमरी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो देखते हैं हम। मिल्क यील्ड प्राइमरीली डिपेंडिंग ऑन, सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, कैसी हमने ब्रीड ली है, साहिवाल ली है कि होल्स्टाइन फ्रिशियन ली है कि देसी गाय ली है, और उसके हिसाब से हमको कितनी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, उस हिसाब से डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन दी फार्म। अब इंडिया, जैसे इसमें मैंने वही आपसे कहा कि मैंने NCERT के लाइनों को शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। साहिवाल जो है बेस्ट है इंडियन ब्रीड्स में, और 2 और है गिर और रेड सिंधी, जो आपको याद रखनी है। ये हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है, मतलब इंडिया की लोकल ब्रीड है। और एक्सोटिक ब्रीड मतलब जो आउट ऑफ द इंडिया, मतलब वर्ल्ड की जो एक्सोटिक ब्रीड है वो है बेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो है होल्स्टीन फ्रीसियन। उसके बाद हम जर्सी देखते हैं और ब्राउन स्विस, जैसा कि जो दे रखा है NCERT में। इनका क्रॉस वगैरह नहीं दे रखा तो हम उतना याद नहीं रखेंगे। अब फिर दूसरा आता है सेकंड पॉइंट नंबर पे, क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका? गुड ब्रीड का। अब ब्रीड भी ऐसी सिलेक्ट करेंगे हम जो एक तो डिजीज रेजिस्टेंट हो और दूसरी हाई यील्डिंग हो, मतलब उसकी यील्ड ज़्यादा हो, वो आपको प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ज़्यादा दे। मतलब वो एक गाय जैसे हमने ली तो वो आपको दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो वो होगी हाई यील्डिंग। और डिजीज रेजिस्टेंट मतलब किसी कोई बीमारी ना हो उसको। अब हाई यील्डिंग में भी 2 देखते हैं अपन, और हाई मतलब 2 देखते, ठीक है। हाई यील्डिंग के लिए अपन को क्या कहते हैं, 2 कंडीशन रखनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा तो हाउस्ड होनी चाहिए वेल, उनको अपन को पानी अच्छे से पिलाना पड़ेगा, साइंटिफिक मैनर में फीडिंग करानी पड़ेगी, इतने अमाउंट का फूड इतने टाइम पे इतना ऐसे खिलाना है। रेगुलर विजिट करानी पड़ेगी वेटनरी डॉक्टर्स की, जिससे कि आपका कैटल जो है डिजीज रेजिस्टेंट रहेगा और उसकी यील्ड बढ़ी रहेगी। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि आपका कैटल कितनी यील्ड प्रोवाइड कर रहा है, वो बेसिकली डिपेंड करती है आप उसको कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, समझे। अब सेकंड देखते हैं भाई क्लीननेस और हाइजीन। अब क्लीननेस और हाइजीन ये किस में आते हैं? पैरामाउंट इंपॉर्टेंस में। किस में? नोट कर लेना, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अब इसमें अपन 2 चीज़ देखते हैं, कैटल और हैंडलर्स, और मिल्किंग स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो पोस्ट प्रोडक्शन अपन कहते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस ना हो, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए वो चीज़। तो मिल्क कैसे स्टोर करें, कैसे ट्रांसपोर्ट करें कि वो ख़राब ना हो। जैसे अमूल की डेयरी है, आपने देखा होगा, तो अमूल की डेयरी से मिल्क कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट करें, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव मिला है, किस टेम्परेचर पर कैसे स्टोर करके कहाँ तक भेजें कि वो ख़राब ना हो। और कैटल को भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैकेनाइज्ड प्रोसेसेस, रिड्यूस चांसेस ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट विद द हैंडलर। इसके लिए जैसे आपने देखा होगा अमूल का दूध कभी खुला नहीं मिलता, पैकेट में है, वो स्पेशलाइज्ड क्या कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से जैसे पैकेट में पैक कर दिया उसने, टेट्रा पैक में, बिल्कुल ही माइक्रोस फ्री, उसमें से इन्वायरमेंट ख़त्म। और
फिर क्या कहते हैं, चांस कम हो जाता, और इससे क्या हो जाता है, चांस कम हो जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट का किसी भी हैंडलर को, मतलब जो कि ट्रेवल कर रहा, वो सामान को पास कर रहा, इधर से उधर सप्लाई कर रहा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो उसका खराब होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हो गई। अब एनिमल ब्रीडिंग में पहली बात तो, एनिमल ब्रीडिंग हम करते किस लिए हैं, जिससे कि ईल्ड बढ़ जाए उस पर्टिकुलर एनिमल की, और जो डिज़ायरेबल क्वालिटी हमें चाहिए उस प्रोडक्ट की वो मिल जाए हमें। किस लिए, पहले नंबर तो जो एनिमल की ईल्ड है वो बढ़ जाए, और उसका जो क्वालिटी चाहिए हमें प्रोडक्ट की वो बढ़ जाए। उसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जिन्हें आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला है इनब्रीडिंग और दूसरा है आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है रिलेटेड स्पीशीज, मतलब रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराना, मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद द सेम ब्रीड ऑफ 4 to 6 जनरेशन। ऐसे ब्रीड क्या कहते हैं, इंडिविजुअल का क्रॉस कराना सेम ब्रीड के 4 से 6 जनरेशन तक के, जिनके एंसेस्टर भी सेम हो, तो वो कहलाता है इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग में क्या करते हैं अपन, सुपीरियर मेल उठाते हैं और सुपीरियर फीमेल उठाते हैं सेम ब्रीड का, जिनके कॉमन एंसेस्टर हो 4 से 6 जनरेशन तक। ठीक, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेज है। उसके एडवांटेजेस क्या है पहले वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस में तो क्या है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, मतलब कि कोई करेक्टर जो कि डोमिनेंट है वो हर जनरेशन में डोमिनेंट चलता जाएगा। प्योर लाइन बढ़ जाते हैं, मतलब प्योर लाइन मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि जो पेरेंट में करेक्टर हैं वही बच्चे में रहेंगे, और बच्चे के बच्चे में भी वही करेक्टर जाएंगे। हार्मफुल रिसेसिव जीन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं सेक्स, क्योंकि जो पेरेंट में जीन होंगे वही बच्चे में आएंगे, तो म्यूटेशन का चांसेस बहुत कम है, तो हार्मफुल जीन शो ही नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब दिस अप्रोच सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड, मतलब इनब्रीड जो सेम ब्रीड है उसकी धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाता जाता है, क्योंकि सेम ब्रीड के अंदर क्रॉस करा रहे हैं, उसका कोई भी अपने चेंज नहीं हो रहा है कैरेक्टर वगैरह, तो इससे कहीं कहीं अपने चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर देता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है देखते हैं। कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग मोस्टली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या आ जाता है, वही इसके ऊपर पढ़िए आप, उल्टा चलना है इसको। ठीक, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब मोस्टली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, किसी भी कैटल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को जो कम कर दे वो होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाती है, ये प्रॉब्लम सिंगल आउटक्रॉस द्वारा सॉल्व करी जा सकती है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए, दिस प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू आउटक्रॉसिंग। अब आउटक्रॉसिंग में क्या करते हैं अपन, कोई भी जो कैटल इनब्रीडिंग डिप्रेस्ड है उसको उठाएंगे, सुपीरियर मेल को उठाएंगे, जो कि अनरिलेटेड होंगे पर उनकी ब्रीड सेम होगी। ठीक, दिस यूजुअली हेल्प्स रिस्टोर फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आउटक्रॉस क्या होता है, आउटक्रॉस के बारे में हम पढ़ते हैं आगे, जहां पे हमने बताया था ना आपको, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग दो पार्ट है। इनब्रीडिंग मैंने आपको समझा दिया। अब आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग में 3 पार्ट आते हैं, जिसका एक पार्ट है आउटक्रॉसिंग, जिससे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। वो देखिए ये आ गया आउटब्रीडिंग। मैंने आपसे जैसे कहा था, आउटब्रीडिंग के 3 पार्ट हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब सबसे पहले देखते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या है, मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड बट देयर एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशंस। मतलब आउट क्रॉसिंग में हम जनरली कर क्या रहे हैं, ब्रीड तो हमने सेम ली, जिस ब्रीड में हमको क्या कहते हैं उसको क्रॉस कराना था, हमने ब्रीड वही उठाई, पर ऐसे इंडिविजुअल उठाए सेम ब्रीड के जिनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है, 4 से 6 जनरेशन तक उनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है, वो अलग अलग थे। तो ऐसे हमने उठाए 2 इंडिविजुअल, उनका क्रॉस कराया। अब ये क्या है, बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी। तो उससे होगा क्या, एक तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल बढ़ जाएगा। बीफ कैटल मतलब जो कि कम प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल ही इनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें रेट बढ़ जाएगा उनका। और वही जो मैंने आपको बताया, अ सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये लाइन भैया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लियो। का कही हमने,
जो लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने में सिंगल आउट क्रॉस हेल्प करती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, मेटिंग बिटवीन टू सुपीरियर डिफरेंट ब्रीड, सुपीरियर इंडिविजुअल ऐड कर लेना ऑफ डिफरेंट ब्रीड ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब क्रॉस ब्रीड में क्या किया हमने, दो इंडिविजुअल उठाए सुपीरियर, वो भी अलग अलग ब्रीड के, पर उनकी स्पीशीज सेम है, उनका क्रॉस कराएंगे तो उसको कहते हैं अपन क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे अपन कुत्तों की क्रॉस ब्रीड कराते हैं, जैसे अपन ने उठाया कह लो आप जर्मन शेपर्ड और यहाँ से रॉटवीलर, उन दोनों का क्रॉस करा दिया, तो उनकी स्पीशीज तो सेम है, दोनों डॉग की स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, पर दोनों की ब्रीड अलग है, एक जर्मन शेपर्ड है, एक आपका रॉटवीलर है, ठीक है। ऐसी कुछ कुछ भी उठा लो आप। तो ये तो मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल लेके समझाया, पर एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। एक तो मरीनो रैम्स और बीकानेरी ईव्स का हम जब क्रॉस कराते हैं तो बनता है हिसारडेल, जो कि है एक शीप। क्या है ये है एक शीप, ठीक है भैया लोगों, ये है एक शीप। और सेकंड का एग्जांपल रखा काऊ का, देखिए यहाँ लिखा भी है, ये है एक शीप और यहाँ है काऊ। इसमें दे रखा है जैसे मैंने बताया मरीनो रैम्प को बीकानेरी का क्रॉस करा के बनाएंगे हिसारडेल, जो कि है एक शीप। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हम जरूरी कंफ्यूज हो जाते हैं मरीनो रैम्प्स और बीकानेरी ईव्स में, हम कर देते हैं मरीनो ईव्स और बीकानेरी रैम्प्स, ठीक। तो मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई है, एमआर होते हैं जो कि अपन को डॉक्टर्स को क्या करते हैं, दवाई प्रिस्क्राइब दिखाने जाते हैं या डिलीवर, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें अपन जनरली कहेंगे, तो एमआर होते, उससे मैंने याद रखा है मरीनो रैम्प्स। और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, उससे याद रखा है मैंने बीकानेरी ईव्स। तो मरीनो रैम्प्स और बीकानेरी ईव्स दोनों का क्रॉस करा के बनाएंगे हिसारडेल, जो कि है एक शीप। अब सेकंड देखते हैं काऊ। काऊ में हमने किसको उठाया, ब्राउन स्विस और साहिवाल को। अब ब्राउन स्विस और साहिवाल दोनों ही सेम स्पीसीज की हैं, क्या है, दोनों गाय हैं सेम स्पीसीज की, पर इनकी ब्रीड अलग अलग है। इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमने बनी क्या है हमारी, करन स्विस, और ये बनाई गई है एनडीआरआई करनाल द्वारा। एनडीआरआई करनाल एक एसोसिएशन है, मतलब कह सकते हैं आप रिसर्च एसोसिएशन है, जो कि करनाल एनडीआरआई है जो वो करनाल में सिचुएटेड है, उसने करन स्विस को बनाया है, ठीक। अब थर्ड अपन देखते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में अपन दो अनरिलेटेड टू डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में अपन मीट कराते हैं। मतलब कि उनकी स्पीशीज दोनों की अलग अलग हैं, पर वो कहीं ना कहीं जाके क्लोजली रिलेट करते हैं आपस में। मतलब जैसे कि अपन ले लो घोड़ा और गधा, घोड़े और गधे का क्रॉस कराएंगे तो उसको कहेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी में वही एग्जाम्पल भी दे रखा है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का कराएंगे अपन तो बनता है म्यूल, और मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, मेल फीमेल ऊपर से लेना और डोंकी हॉर्स नीचे से, तो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का क्रॉस कराएंगे तो बनेगा हिनी। और ये दोनों ही स्टेराइल हैं, जी हाँ याद रखिए, ये दोनों ही स्टेराइल हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक। हाँ चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया पार्ट कौन सा वाला, जो मैंने आपसे कहा था एनिमल ब्रीडिंग वाला, जिसमें आते हैं दो पार्ट, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग जैसे हमने बताया आपको पहले, बता चुके हैं हम आपको, क्या कहते हैं जिसको, मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, 4 से 6 जनरेशन जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हों, ठीक। और आउट ब्रीडिंग में आता है 3, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मैंने तीनों बता दिए। अब हम देखते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें हमारा इंटरफेरेंस होता है, मतलब कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है थोड़ा बहुत कैटल्स को ब्रीड कराने में। जैसे कि इस दो है इसमें, आपका पहला तो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा है मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक। अब जिसमें से हम पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या है, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल एंड दैट इज चूजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। अब जैसा कि हमने कहा ब्रीडर आता है इसमें, ब्रीडर मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एक सुपीरियर मेल उठाया, एक सुपीरियर फीमेल उठाई, सुपीरियर फीमेल मेल का सीमेन जो है हम
इंजेक्ट कर देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सुपीरियर फीमेल के, या जो हमारी सिलेक्टेड फीमेल है जनरली हम सुपीरियर ही सिलेक्ट करते हैं, इन्फीरियर क्यों सिलेक्ट करेंगे हम जी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सुपीरियर मेल उठाया, सुपीरियर फीमेल उठाई और उसको हाइब्रिड बना दिया। और सीमेन में भी यूज इंटर और जो हमने सीमेन ली मेल की वो या तो हल्के भी यूज कर सकते हैं हम, या फिर उसको फ्रोज भी कर सकते हैं, मतलब अपन उसको स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में। इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? इसमें हम सीमेन को स्टोर कर लेते हैं एट 196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, इस मेथड से हम सीमेन को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। सीमेन कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर फीमेल इज हाउस। वही मैंने आपको बताया, फीमेल पर प्रोज करके फिर तो पूरे देश में, शहर में कहीं भी ट्रांसफर करो, खराब होने का डर तो कोई है ही नहीं ना। अब इसका एडवांटेज क्या है? एक तो डिजायरेबल मीटिंग आर कैरीड, जो हम डिजायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं वो मिल जाते हैं हमें। और हेल्प टू ओवरकम मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मीटिंग, मतलब नॉर्मल मीटिंग में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा सही टाइम पे, ओव्यूलस क्या कहते हैं, हाँ ओवरी और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज फेयरली लो इवन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरीड आउट। मतलब कि हो भैया आपकी कुल मिला के बात की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी डिसएडवांटेज की अपन क्रॉस करा रहे हैं तो, लेकिन फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसमें। तो फिर हमने दूसरी टेक्निक ली यहाँ पर, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें हम करते क्या है, एक एक्सोटिक ब्रीड लाइट बुल लेते हैं, सुपीरियर बुल जो कि जेनेटिकल फादर होगा, और हम लेते हैं एक सुपीरियर फीमेल, सुपीरियर काउ जो कि होगी उसकी जेनेटिक मदर। जेनेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाद में जाके जो क्या कहते हैं इसके एग्स बनेंगे उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे सरोगेट मदर्स में, तो इसलिए हम इन दोनों को जेनेटिक फादर और जेनेटिक मदर लेके चल रहे हैं। अब होता क्या है कि करते क्या है अपन, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर में एफएसएच का इंजेक्शन लगाते हैं अपन किसी भी सुपीरियर काउ को। तो उससे होता क्या है, वैसे तो एक एग प्रोड्यूस करेगी, पर एफएसएच के इंजेक्शन के बाद 6 से 8 एग प्रोड्यूस करती। और फिर हमने जो इलाइट बुल लिया था उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के हम एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। फिर फर्टिलाइज्ड एग 8 to 32 सेल स्टेज पर रिकवर कर लिए जाते हैं नॉन सर्जिकली जेनेटिक मदर से, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर में। ठीक, अब उससे होता क्या है, फिर जेनेटिक मदर अवेलेबल हो जाती है फिर से अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन के लिए। इसको अपन कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द कैटल, शीप, रैबिट, बफलोज, मेयर्स एटसेट्रा। इसमें होता क्या है, एमओईटी हेल्प्स इन इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। देखो हम जनरली आपको बता देते क्या होता है कि एमओईटी में अपन ने लिया एक सुपीरियर मेल, ठीक, और यहां ली सुपीरियर फीमेल, इसका हमने कराया क्रॉस। इसके इस फीमेल में हमने पहले क्या किया, एफएसएच का लगा दिया इंजेक्शन, उससे होगा क्या, सुपर ओवुलेशन। सुपर ओव्यूलेशन से में हुआ क्या कि 6 से 8 एग प्रोड्यूस होगा एक बार में। अब हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू इनको करा दिया फर्टिलाइज। ठीक, अब इसको फर्टिलाइज करा दिया हमने, तो उसके बाद एक मिनट बच्चों रुकना। आ गया आ गया आ गया आ गया, एनोटेशन खोल लेते हैं वापस अपना। जी हाँ, तो इसको हमने क्या कराया था, फर्टिलाइज करा दिया था। ठीक, देखो शुरू से बताते हैं। एमओईटी में हमने क्या किया, सुपीरियर मेल लिया, सुपीरियर फीमेल ली, फीमेल में एफएसएच का इंजेक्शन लगाया जिससे सुपर ओवुलेशन हो। सुपर ओवुलेशन में 6 से 8 एग प्रोड्यूस हो गए। जो सुपीरियर मेल लिया था उसकी सीमेल लेके हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के फीमेल के अंदर उसको फर्टिलाइज कर दिया। अब होता क्या है, जब ये सेल्स 8 to 32 सेल स्टेज पे आके डेवलप हो जाते हैं, मतलब जाइगोट, तो इनको नॉन सर्जिकली रिकवर कर लेते हैं हम।
और इसको रिकवर करने के बाद करते क्या है, हम सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते। उससे हुआ क्या, जो हमारी ये जेनेटिक मदर थी ये फिर से फ्री हो गई फॉर एनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो इससे होता है जनरली कि अपन ने फीमेल के एफएचएस लगा के सुपर ओव्यूलेशन करा के फर्टिलाइज करा के उससे नॉन सर्जिकली एग्स को रिकवर कर लिया और सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया। इससे होता क्या है, सरोगेट मदर तो उस बच्चे को जो जन्म देगी वो बच्चा उसका जेनेटिकली अच्छा होगा, क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है, वो जेनेटिक फीमेल से जो एग निकला था उसको फर्टिलाइज करा के अपन ने उसमें डाला है। और जो जेनेटिक मदर है वो फिर से एक सुपर ओव्यूलेशन के नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो गई, जिससे कि अपन और फिर से 6 से 8 एग बना के फिर से उसको किसी और सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे इसको अपन यूज किस लिए लेते हैं जनरली, एक तो अच्छी क्वालिटी का कैटल बनाने के लिए, और दूसरा हार्ड साइज अगर आपको बड़ा करना है बहुत जल्दी तो उसके लिए हम एमओईटी टेक्निक यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैटल्स वाला पार्ट। अब हम देखते हैं आगे पोल्ट्री वाला पार्ट। अब पोल्ट्री भी हमारे इधर जो है इंडिया में खास तौर से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितना बड़ा, अरे भैया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये तो। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो 50% इंडियंस का काम तो पोल्ट्री से चल रहा भैया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन आवर कंट्री पोल्ट्री मेनली मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन एंड मीट फॉर मीट एंड एग्स। ठीक, लेकिन द वर्ड पोल्ट्री इज यूज टू मीट ओनली दीज बर्ड्स। अब बर्ड्स में कौन कौन सी आती हैं, एनसीईआरटी में 4 बर्ड्स का नाम दे रखा है आपको, चिक, डक, गीज, तुर्की, मतलब टर्की, वही समझ जाओ भैया। कौन कौन सी 4 बर्ड्स, चिक, डक, गीज, टर्की, इन 4 को अपन ब्रीड करते हैं सिर्फ मीट के लिए। चिक में से जिसमें से फीमेल हैन होती है, मेल कॉक होता है टिपिकली जो अपन देखते हैं, और टर्की को अपन रिसेंटली डोमेस्टिकेट करने लगे हैं, और गीज और टर्की को बहुत कम अपन डोमेस्टिकेट करते हैं मीट पर्पस के लिए, लेकिन रिसेंटली टर्की को डोमेस्टिकेट अपन करने लगे हैं। अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या है, जो कि कैटल में थे, सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, साफ सुथरा ध्यान रखो, पानी खाना अच्छा दो, वही हम पोल्ट्री में भी देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड, जो कि कैटल में किया था जैसे कि, और प्रॉपर एंड सेफ फॉर फॉर्म कंडीशन, प्रॉपर फीड एंड वाटर एंड हाइजीन एंड हेल्थ केयर आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, जो कि कैटल के साथ किया था। अब हम इसमें भी वही देखेंगे, ब्रीड्स। इसमें भी 2 ब्रीड्स होती हैं, एक तो इंडिजीनियस ब्रीड होती है और एक होती है एक्सोटिक ब्रीड। इंडिजीनियस ब्रीड में हम याद रखेंगे असील। असील इंडिया में जनरली हम यूज करते हैं कॉक फाइटिंग के लिए। किसके लिए, मुर्गों वाली लड़ाई होती है ना, जो कई जगह आपने देखा होगा मुर्गे लड़ाई जाते हैं आपस में, तो मुर्गों वाली लड़ाई के लिए हम यूज करते हैं क्या भैया, इसको हम यूज करते हैं असील को। ठीक, और एक्सोटिक ब्रीड अगर देखें हम, तो एक्सोटिक ब्रीड में 2 आते हैं भैया मेरे। कौन कौन से आते हैं भैया, फिर आप पूछेंगे सर जी बता दो कौन से आते हैं एक्सोटिक ब्रीड में। तो एक्सोटिक ब्रीड में भराता हमारे आते हैं, एक तो वाइट लेग हॉर्न, अरे 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 हाइलाइटर कहाँ गो, कोई अच्छा सा कलर ढूंढते हैं यार, चलो ये लेते हैं। इसमें आता है हमारा वाइट लेग हॉर्न, और दूसरा आता है प्लायमाउथ रॉक। कौन कौन सा, पहला तो आता है वाइट लेग हॉर्न, दूसरा आता है प्लायमाउथ रॉक सॉरी। अब वाइट लेग हॉर्न जनरली हम किस लिए यूज करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ लेयर। लेयर क्या होता है, लेयर जो है, लेयर यूज होते हैं विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। अरे समझ जाओ यार, राइटिंग में मत जाना, देखो राइटिंग हमारी बहुत खराब है यार। तो किस लिए यूज करते हैं अपन लेयर, जिनसे अब लेयर हम अंडों के लिए। और प्लायमाउथ रॉक यूज करते हैं हम एज अ ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मतलब जो कि मीट के लिए। देखो व्हाइट लेग हॉर्न और प्लायमाउथ रॉक 2 ब्रीड हैं, एक्सोटिक ब्रीड है बाहर की, जो, और व्हाइट लेग हॉर्न यूज करते हैं हम एज अ लेयर मतलब अंडे प्रोड्यूस कराने के लिए, और प्लायमाउथ रॉक यूज करते हैं एज अ ब्रॉयलर मतलब मीट खाने के लिए। अब एक जो है आपको याद रखना पड़ेगा,
एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, और एक बार इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या? डिजीज ऑफ पोल्ट्री, जो कि है बर्ड फ्लू वायरस, जो कि हुआ था भैया मेरे H5N1। किससे? H5N1 वायरस से पोल्ट्री में जो फैलता है बर्ड फ्लू, उसको अपन कहते हैं बर्ड फ्लू, जो कि है पोल्ट्री की इकलौती डिजीज। ठीक, तो ये हमारा इतना सा पार्ट था सिर्फ पोल्ट्री का। बस एनसीईआरटी इतने में संपूर्ण हो जाती है, खत्म नहीं भैया, खत्म तो फिर सभी है, संपूर्ण होती है। अब हम आगे देखते हैं क्या। अब हम देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम किसको करते हैं, क्या कहते अरे यार हंसबे, किसको पालन, किसका पालन करते हैं, मतलब समझ जाओ। एपीकल्चर में अपन पालन करते हैं बीस का, हनी बीस का। ठीक, एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग। देखो हम हमेशा सही होते हैं। अब ये अपन क्या होता है, इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। क्या? इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। और ये जनरली ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्रीज में होती थी, और अब तो हम क्रॉप्स वगैरह में भी करने लगे। एपीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया, जैसे कि हमने कहा अब तो हम कहीं भी कर सकते हैं। सफिशिएंट, जहाँ जैसे कि सफिशिएंट बी पेस्चर्स ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट ऑर्किड्स एंड वाइल्ड क्रॉप कल्टिवेटेड क्रॉप्स। मतलब कि कहाँ, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल लोग बाग खेतों में बीच में एक बी हाइव रख देते हैं, और जब बारिश आती है तो उस बी हाइव्स को उठा के हम अंदर रख लेते हैं घरों में, और जब बारिश चली जाती है, तूफान चला जाता है, तो खेतों में वापस रख देते हैं। तो खेती करने के साथ साथ लोग वह बी एपीकल्चर भी करने लगे हैं, मतलब बी कीपिंग भी कर रहे हैं वो खेतों के साथ साथ, वही लिखा है इसमें। और वही यहाँ भी लिखा है, बीहाइव्स कैन बी केप्ट ऑन, अपन घर में करना चाहे तो कहाँ का, वरांडा में रख सकते, कोर्टयार्ड में रख सकते, और रूफ टॉप पर भी रख सकते, घर के कहीं भी रख सकते हैं आप। एपीकल्चर करने के लिए बहुत छोटी सी जगह में हो जाता है आराम से। अब एपीकल्चर इज नॉट लेबर इंटेंसिव, रिलेटिवली इजी, डज नॉट रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको बहुत आसानी से हो जाता है, आप कहीं भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन दैट टीच बी कीपिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट करने हैं। नॉलेज ऑफ नेचर और हैबिट ऑफ बीज होना चाहिए, मतलब जैसे कि बी डांस होता है, आपने कभी पढ़ा हो तो, खैर अपने में नहीं है तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। बी डांस होता है, जैसे बीज को खाना मिलता है तो उनका अलग डांस होता है, बी की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का अलग डांस होता है, तो वो नॉलेज होनी चाहिए आपको। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग दी बी हाइव्स, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब जो ग्रुप ऑफ बीज होता है उसको अपन कहते हैं स्वाम्स। इंग्लिश में भैया पहले बहुत क्वेश्चन आता था जी, हमारा भी गलत हुआ है एक बार तो। अब उसको कैचिंग और हाइविंग करना स्वाम्स की, वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में बी हाइव्स को कैसे मैनेज करना। जैसे कि हमने कहा तूफान आए तो उसको उठा के घर में रख लो, वापस अपने सेफ जगह पर रख दो, खेत में रखा है अगर तो, ठीक है ना। तो वही चीज़, हम 2 मिनट जल पी लें। चलिए अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी और बी वैक्स। बी वैक्स और हनी को अलग अलग कैसे सावधानी से निकालना है, वो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा, आप वरना क्या फायदा। अब हनी बी जो कि है पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी क्रॉप स्पीशीज। अपन इसमें देखो एपीकल्चर में बी कीपिंग में करके इसको जनरली एपिस इंडिका, जो कि नहीं सॉरी एपिस इंडिका, हाँ एपिस इंडिया का कोई जो ही इंडियन ब्रीड होती है अपनी, उसको अपन कल्चर करते हैं हनी बी को। आर पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी क्रॉप स्पीशीज। अब जैसे कि सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर पे अपन इसको, ये पॉलिनेटर्स का काम करती हैं। ये 4 जो हैं एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल और पियर का पॉलिनेशन का काम करती हैं। अब इनमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है, मतलब 3 बीज में जनरली 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक क्वीन, एक ड्रोन, एक वर्कर। क्वीन मतलब ये रानी, जो कि हर बी वैक्स में सिर्फ एक ही होती है, बी वैक्स कह रहा मैं, बी हाइव में सिर्फ एक ही होती है। ड्रोन मतलब जो कि फीमेल के साथ कॉपुलेट करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और फिर मर जाते हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही है, बच्चे पैदा करके मर जाना। इसे बार सिर्फ सिंगल बार कॉपुलेट कर पाते हैं फीमेल के साथ और फिर मर जाते हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही। और वर्कर्स जो कि देख रेख करते हैं, शहद बनाते हैं, सब काम करते हैं, वो वर्कर्स। इनकी प्लॉइडी याद रखनी है आपको,
क्वीन की 2n होती है, ड्रोन की n होती है और उसकी वर्कर की वापस 2n होती है। अब ये दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं अपन, एक तो हनी के लिए, एक बी वैक्स के लिए। हनी सेकेंडरी प्रोडक्ट है पर प्राइमरी प्रोडक्ट जो है हमारा बी वैक्स है। और रियल प्रोडक्ट हनी तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जो कि उसकी वेस्ट प्रोडक्ट है, आप कह लो मधुमक्खी का, वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। honey is the food of high nutritive value and also used in some indigenous system of medicine, जैसे आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में आजकल अपन शहद यूज करते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसकी, आप जनरली देखते होंगे खाने में रोज लेना चाहिए और ऐसा कहते हैं लोग बाग, और न्यूट्रिशन सही में होता भी है उसमें ऐसा। और बी वैक्स उसका जो रियल प्रोडक्ट है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में, पॉलिशेस बनाने में, जो आप लड़कियों को अच्छे से पता होगा, जो मेकअप करती हैं, ब्लश वगैरह लगाती रहती हैं, वो वही है, वो बी वैक्स ही है वो, समझो। तो ये एक पेज में आपका, 2 पेज में खत्म हो जाता है एपीकल्चर। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक मिनट, अभी तक मैं आपको पढ़ाना चालू किया था मैंने चैप्टर 9 क्लास 12 की बायो की एनसीईआरटी का, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें हमने 4 पार्ट चालू किया था एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हमने पहले पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, फिर एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, फिर उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज इन ब्रीडिंग के, जिसमें 2 पार्ट थे, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के 3 पार्ट, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद फिर हम आए थे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमको बताया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एमओईटी के बारे में, जिसमें एफएसएस इंट्रोड्यूस करके 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस करा लेते हैं सुपर ओव्यूलेशन से, और मैं सब पढ़ा चुका हूँ। फिर हमने देखा पोल्ट्री, उसके बाद हमने देखा एपीकल्चर। हम अभी तक इतना पार्ट कवर कर चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री का, जो मेजर पार्ट था। अब हमारा बचा है सिर्फ फिशरीज वाला पार्ट। जी हाँ, हमारा बचता है सिर्फ फिशरीज वाला पार्ट। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से उसको भी खत्म कर लेते हैं हम, फिर हमारा एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट संपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं। तो फिशरीज के बारे में देखते हैं। फिशरी एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि डिवोटेड है कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश, मोलस्क, जो शेलफिश मतलब मोलस्कन में, और अदर एक्वेटिक एनिमल डेट इज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर एंड एडिबल ऑयस्टर। मतलब फिशरी एक पूरी वो ब्रांच है, इस फिशरी एक पूरी वो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कैचिंग, प्रोसेसिंग और उसकी सेलिंग पे काम करते हैं। किस किस की? फिश की, सेलफिश की, एक्वेटिक एनिमल्स में, जिसमें प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर और एडिबल ऑयस्टर आ जाते हैं। मतलब अब इसमें कह सकते हैं हम जनरली आर्थ्रोपोडा के, मोलस्का के और क्या कह सकते हैं, पाइसिस के मेंबर्स को कैच करके, प्रोसेस करके सेल करते हैं, इन 3 फाइलम के। किस किस के? आर्थ्रोपोडा, मोलस्कन्स और पाइसिस के। ठीक। अब इसमें से, जिसमें एनसीईआरटी में आपको 2 चीजें दे रखी हैं, एक तो एडिबल फिश और फिशरीज के कुछ पॉइंट और डिफरेंस बिटवीन पिसीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। अब पहली बात तो एडिबल फिशेस में 2 आती हैं। कौन कौन सी? पहली तो भैया आपकी आती है फ्रेश वाटर, और दूसरी आती है आपकी मरीन। फ्रेश वाटर में आपको दे रखी है C²R। क्या क्या भैया दे रखी है? C²R, मतलब कटला, रोहू, कॉमन कार्प, कटला, रोहू, कॉमन कार्प, कटला, रोहू, कॉमन कार्प। ठीक, ये आपको दे रखी है फ्रेश वाटर में। और मरीन वाटर में दे रखी है आपको हिल्सा, पोम्प्रेट, सार्डाइन। ये 3 तो जनरल दे रखी है। उसके बाद फिर मैकरेल और सालमोन, ये नहीं दे रखी, पर आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है इस पे? मैकरेल और सालमोन में ओमेगा 3 फैटी एसिड का गुड सोर्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब एक ऐसा फैटी एसिड आपके जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पर सुनते होंगे ये वाला तेल लो, वो वाला तेल लो, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, आपके हार्ट को तंदुरुस्त रख के कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है। तो ये वही वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि गुड सोर्स है, जो आपको मिलता है मैकरेल और सैल्मोन से। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिशरीज के पॉइंट पे। Fisheries has an important place in Indian economy. It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in coastal states. For many, it is also source of their livelihood. देख रहे हैं आप भैया फिशरी कितना इंपॉर्टेंट है। आप तो सिर्फ खा पी के चट करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ मजा आ गया, पर कुछ लोगों के लिए वो उनके लाइवलीहुड का सोर्स है।
कोस्टल एरियाज में तो मेनली वही सोर्स है लाइवलीहुड का, और इंडियन इकोनॉमी में एक मेन रोल प्ले करता है इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट ऐसे होगी मिलियन ऑफ फिशरमैन और फार्मर्स को कि उनका पालन पालन पोषण कैसे करना है, भरण पोषण कैसे करना है, उनको रेयर कैसे करना है, कल्चर कैसे करना है, उसमें आदमी लगते हैं, सामान लगता है, दाना देना पड़ता है, बहुत काम होते हैं। ठीक, अब इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरीज डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या 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 मैंने क्या कहा? इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरीज डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं आज की डेट में, जो कि अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो अपन इतना डिस्कस नहीं करेंगे। पर अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आपने दे रखा हो इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि कंपटीशन होता है तो इन फिशेस को साथ में मत रखना, ये पूरी स्टडीज होती है एक अलग अलग कि ये वाली फिशेस वाली फिश के साथ मत रखना, इसमें कंपटीशन होगा, आपस में रह नहीं पाएंगी, लड़ेंगी बढ़ेंगी, सब मर जाएंगे, आपका कारोबार सब चौपट हो जाएगा। और कितने टाइम पे कितना दाना देना है, क्या करना है, और मशीनें भी आती हैं अब तो टाइम टाइम पे वो अपने आप दाना दे देती हैं, तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज भी है, कई चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। अब हमने एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर करके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अमाउंट इंक्रीज कर लिया है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, किसका? एक्वेटिक प्लांट्स का, एनिमल्स का, फ्रेश वाटर मरीन दोनों ही, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं फ्रेश वाटर मरीन वाटर के, अपन सबको कल्चर कर सकते हैं। ठीक, अब दिस इज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिशिंग of the fishery industry and has brought a lot of income for the farmers and particular country in general। सीधी बात देखो, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फार्मर्स को फायदा होगा, फार्मर्स को फायदा होगा तो कंट्री को इनडायरेक्टली फायदा होगा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है, तो जनरल पूरी इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली फायदा तो भैया कंट्री का ही है अपनी। अब पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर के बीच में डिफरेंस देखते हैं अपन, जो कि ये लास्ट पॉइंट। इसमें हम देखेंगे रेवोल्यूशन, इसमें देखकर ब्लू रेवोल्यूशन और एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी होता है, बता दूंगा मैं डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर में क्या डिफरेंस है? पिसिकल्चर में सिर्फ रेयरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज है, सिर्फ और सिर्फ किसका भैया मोरे? सिर्फ और सिर्फ हम मछलियन को रेयरिंग, केयरिंग और मैनेजमेंट देखता है। ठीक, अब एक्वाकल्चर में क्या है? वह एक्वाकल्चर में हम देखते हैं रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, अभी कहाँ गया? रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब देखो, पिसिकल्चर में तो हम सब कुछ लेके आते हैं, पिसिकल्चर में पिसिकल्चर में कह रहा सब कुछ नहीं आते, एक्वाकल्चर में। पिसिकल्चर में हम जनरली क्या लेके आते हैं? पिसिकल्चर में हम सिर्फ और सिर्फ लेके आते हैं फिशेस का रेयरिंग, केयरिंग और मैनेजमेंट, मतलब उनका पालन पोषण और उनका बेचना जो भी करना हो वो। एक्वाकल्चर में हम फिशेस के साथ साथ एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, सब कुछ का, मतलब जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मोलस्क हैं और आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, सबका रेयरिंग, केयरिंग और कल्चर जो होगा वो आएगा एक्वाकल्चर में। ठीक, अब एक बचता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब ब्लू कलर आप सोच सकते हैं पानी से रिलेट करता है। ठीक, तो ब्लू रेवोल्यूशन इज एन एफर्ट टू इंक्रीज फिश यील्ड इन इंडिया। अब जैसे कि हम आपको बताते हैं 3 रेवोल्यूशन थे, याद रख लेना आप, एक तो ब्लू रेवोल्यूशन, एक वाइट रेवोल्यूशन, एक ग्रीन रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब पानी से, पानी में कौन रहती है? मछलियां, मतलब फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था एकदम से। ठीक, व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब सफेद कलर, मतलब दूध से, तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था एकदम से। और ग्रीन मतलब वीट से, वीट मतलब जनरल क्रॉप से, तो क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था एकदम से। तो ये 3 है, जैसे कि इसमें दे रखा है ब्लू जो है आपका, ब्लू रेवोल्यूशन इज एन एफर्ट टू इंक्रीज इन फिश यील्ड इन इंडिया। ऐसे ही व्हाइट जो है वो आपका है क्या कहते हैं मिल्क के लिए, और ग्रीन है क्रॉप के लिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया रेवोल्यूशन के बारे में पार्ट। तो जी भैया, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर होता है संपूर्ण। यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट में। हमने क्या उठाया था? हमने उठाया था क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी का एक बहुत छोटा सा बेसिक सा चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें से भी हमने एक टॉपिक उठाया, कौन सा? जूलॉजी में जो आता है, जूलॉजी पार्ट में एनिमल हस्बेंड्री। हमने प्लांट ब्रीडिंग बारे में अभी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल्स वाले पार्ट के बारे में। अगर आप
और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, पहले एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, फिर डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने देखिए पूरा क्वेटिस के बारे में देखा कैसे करना है, क्या एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा, इसमें इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग पढ़ा, आउटब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग, इनब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बताया। फिर मैंने बताया कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें आते हैं 2 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन MOET। फिर हमने देखा था पोल्ट्री के बारे में, पोल्ट्री में मुर्गी वगैरह का पालन। फिर एपीकल्चर देखा हमने, फिर हमने एपीकल्चर देखा, ये एपीकल्चर में बी हाइव्स का वगैरह, बीज का, हनी बीज का। और फिर मैंने बताया आपको फिशरीज के बारे में जो कि है मछली का और एक्वेटिक एनिमल्स का भरण पालन पोषण। तो यहाँ पर हमारा संपूर्ण होता है एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। ठीक, अब ऐसे ही अगर आपको और कोई चैप्टर पढ़ना हो, जैसे कि शॉर्ट नोट्स तैयार करके मैं आपको बता दूंगा, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आप वो जो याद करने वाले टॉपिक है उनको आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना बना के रिमेंबर कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट्स जैसे शॉर्ट नोट है, मैंने पूरा एक पेज में समराइज कर रखा है उसको। और भी है ऐसे ही, जैसे माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर वाला पार्ट है, तो अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। और भी या कोई टॉपिक हो तो आप बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक एंड नोट के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि द मोस्ट सर्टेन थिंग इन लाइफ इज अनसर्टेनिटी। मतलब आप बहुत बार कहते रहे ना मेरी लाइफ तो अनसर्टेन है, पता नहीं कुछ भी होता रहता है, बहुत ही अनसर्टेन है। तो उस पर ही एक कोट है, मोस्ट सर्टेन थिंग इन लाइफ इज अनसर्टेनिटी, द मोर यू ट्राई टू रन फ्रॉम इट द मोर अनसर्टेन इट्स गेट्स, सो बेटर टू एम्ब्रेस इट। मतलब जितना आप अनसर्टेनिटी से दूर भागेंगे उतना वो आपके क्या कहते हैं और अनसर्टेन होती जाएगी, मतलब आपको और उतना वो चीज़ अनसर्टेन लगती जाएगी। तो बेटर है कि उसको मनाओ और आगे बढ़ते जाओ बिना किसी टेंशन के। चलिए तो इसी के साथ अपन अपनी क्लास संपूर्ण करते हैं। आज हमने आपको पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपको मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, और एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़। थैंक यू सो मच।